हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, जो कि आपका रिलेट करता है एनवायरमेंटल लॉज के वायलेशन से। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, उनमें अलग अलग तरीके के वायलेशंस होते रहते हैं। तो उन वायलेशंस को रोकने के लिए एक नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। तो सब बताऊँगा कि क्या होते हैं SOPs, यानी कि मानक संचालन प्रक्रियाएं क्या होती हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आसान भाषा में, और मैं आपको ये सब चीज़ें समझाने वाला हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हुआ क्या है। कि बहुत पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बहुत सारे ऐसे केसेस जा रहे हैं जहाँ पर जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनकी बहुत सारे वायलेशंस देखने के लिए मिले हैं। मतलब जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स हैं, वो आपकी एनवायरमेंटल लॉज को रेगुलर तौर पर वायलेट करती हुई आ रही हैं। तो इस सब चीज़ों से निपटने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर लागू कीजिए, और उसका जो इन्होंने जो एक मसौदा होता है वो यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर काम होगा। और कीपिंग इन द व्यू ऑफ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो पॉल्यूट कर रहा है कंट्री को, वही आपका पे करेगा, वही उसको कम करेगा। बात समझ में आई। और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को माइंड में रखते हुए ये काम यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि SOP होता क्या है। तो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये होता है कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। मतलब पहले नंबर पर ये होगा, फिर ये होगा, तीसरे पर ये होगा, चौथे पर। इस तरीके से अगर सेट ऑफ गाइडलाइंस मैंने यहाँ पर तैयार कर दी, तो उसको कहूँगा मैं कि मैंने एनवायरमेंटल लॉस के वायलेशन को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर लॉन्च किया है, और इस प्रोसीजर के अनुसार ही यहाँ पर काम होंगे। ओके, ऑलराइट। तो अब देखते हैं कि आगे हुआ क्या है। तो आप देखेंगे कि जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया, उसको कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर दो तरह की रेगुलेटरी पावर्स दी गई हैं। इन पावर्स के अंदर अगर आप देखें कि क्या करना है एनवायरमेंटल जो लॉज के वायलेशन को रोकने के लिए, तो जितने भी इस तरीके के केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जितने भी केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं वायलेशन के, उन सभी को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि जिन्होंने वायलेशन किया है, जो वायलेटर्स हैं, उनके खिलाफ हमें एक्शन लेने हैं, तीसरी चीज़ यहाँ पर मिलेगी कि आपको जो प्रोजेक्ट की लागत कितनी है उसके हिसाब से उस पर पेनल्टी भी लगानी है। तो तीन जो इशू हैं यहाँ पर उभर करके आए, तीन जो मुद्दे हैं वायलेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर उभर के आए। ये चीज़ें आपकी ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आपका वायलेशन यहाँ पर आपने किया, ठीक है, आपने किसी एनवायरमेंटल लॉस का वायलेशन किया, तो क्या होगा। देखिए, पहले नंबर पर अगर आप देखें कि किस तरीके की चीज़ें मतलब वायलेशन यहाँ पर कही जाएंगी, उनको देखते हैं पहले। तो किस तरीके की चीज़ें वायलेशन कही जाएंगी। अगर आपने ऑन साइट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, आपने इंस्टॉलेशन और एक्सकावेशन शुरू कर दिया है, और साथ में आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी ऑब्टेन नहीं किया, विदाउट ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो आपने वायलेशन किया है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर दिया जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। उससे ज़्यादा अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हो, प्रोजेक्ट एरिया को बढ़ाते हो, तो वो वायलेशन माना जाएगा। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो आपका चेंजिंग स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट सच एज मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट। मान लीजिए कि आपने कुछ कह करके यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन अब आप कुछ और करना चाह रहे हो, तो प्रोजेक्ट के अंदर जो मॉडिफिकेशंस यहाँ पर किए जाएंगे वो आप अपने आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मिनिस्ट्री से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर अगर स्टेट लेवल पर प्रोजेक्ट है तो स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी से यहाँ पर आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें अगर आपने नहीं लिया है तो आपका ये वायलेशन माना जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नॉन कंप्लाइंस का मतलब अगर आप उनको कंप्लाई नहीं करते हो रूल्स को, तब फिर आप पर नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द एनवायरमेंटल, जो ये आपका ईसी लेटर है, इसके अंदर आपको मिलेगा कि अगर आप इनका वायलेशन करते हो तो नॉन कंप्लायंस के अंदर वो आएगा। ओके, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब जो नए नॉर्म्स हैं, जो कि मैंने ये 3 आपको गिनाए, 1 2 3, इनसे रिलेटेड मुद्दे भी सामने आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायलेशन केसेस एंड देयर रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले यही तो था, आइडेंटिफाई करना है, रिपोर्ट करना है केसेस का जो भी वायलेशन से रिलेटेड है।
जैसे इस प्रोविज़न के अंदर आप देखेंगे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या स्टेट लेवल पर स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड है, फिर यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है। इन सबको यहाँ पर ये काम दिया गया है कि जितने भी केसेस वायलेशन के यहाँ पर आपके पास आइडेंटिफाई हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, उन सभी को आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से बताना है। उनको सब मतलब एनवायरमेंटल जो आपकी मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पर आपको नोटिफाई करना है इन सब इश्यूज़ को। दूसरा, अगर आप वो कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट है तो स्टेट एजेंसीज़ को आपको यहाँ पर उनको रिपोर्ट करना है। ओके, तो जो आपको मिलेगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या यूटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कंट्रोल कमेटी है, ठीक है, और उनको ये भी कहा गया है कि आप कोई भी इशू नहीं कर सकते या रीन्यू नहीं कर सकते कंसेंट ऑफ ऑपरेट। तो कंसेंट ऑफ ऑपरेट को भी यहाँ पर रीन्यू या इशू करने से मना कर दिया गया है। तीसरी चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि वायलेशन जो है वो आपके स्यू मोटो भी रिपोर्टेड किए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है कि पब्लिक के द्वारा जो रिव्यूज़ यहाँ पर दिए जाएंगे अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, उनको भी आप यहाँ पर रेफ़र करोगे, ठीक है, उनको भी आप यहाँ पर रिसीव करोगे जो इश्यूज़ पब्लिक के द्वारा उठाए गए हैं उनको, ठीक है। तो पब्लिक का एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ही इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम इससे रिलेटेड इश्यूज़ देखें तो इन लोगों ने ये बड़ी बड़ी बातें कह तो दी, बट इनके पास अगर आप देखें कि कोई भी बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है कि किस तरीके से कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाएगा। ओके, ना ही इनके पास एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है कि टू एंश्योर दैट द कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट द वायलेटर आर नॉट डिसमिस्ड विदाउट हियरिंग। मतलब आप अच्छे से जो है उसकी सुनवाई करोगे ही कंप्लेन की, या फिर बिना हियरिंग के ही आप उसको डिसमिस कर दोगे। तीसरी चीज़, एम्बिग्विटी दिखती है इन द मेमोरेंडम और ट्रांसपेरेंट रेड्रेसल मैकेनिज्म की तरफ को लेस आपका डिनोट करती है एक तरीके से कि लेस ट्रांसपेरेंट रेड्रेसल मैकेनिज्म ये आपका बनता है। ओके, तो ये इशू मिलेगा। दूसरा मिलेगा कि आप हैंडलिंग किस तरीके से करोगे वायलेशन केसेस को, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा मिलेगा कि एक्शन किस तरीके से आप यहाँ पर लोगे, उस चीज़ को देखते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि क्लोज 11 यहाँ पर कहती है कि जिस तरीके का आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उस बेस पर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। जैसे अगर आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑब्टेन ही नहीं किया और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है तो आपका प्रोजेक्ट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो ले लिया है, लेकिन आप जो हैं उसकी पीरियड से ज़्यादा उसको लॉन्च कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं विदाउट ऑब्टेनिंग जो आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस है फॉर द एक्सपेंडेड पोर्शन। तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो प्रोडक्शन है, उनको रिवर्ट कर दिया जाएगा, उनको वापस उसी लिमिट पर रख दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर दी गई थी। तीसरी चीज़ आपको मिलेगी, देयर माइट बी प्रोजेक्ट जिनके ऊपर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिक्वायर नहीं है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर अर्लियर प्रोडक्शन बट एन ईसी इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर एक्सपेंशन। अगर आप उसके अंदर एक्सपेंशन कर रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, अगर आपने नहीं लिया तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो क्या लगेगी, नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप देखें तो ये सब काम जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर होंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आपने प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन दिया कि हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दीजिए, आपको परमिसिबल नहीं हुआ तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया, वो सस्टेनेबल हो सकता है या नॉन सस्टेनेबल हो सकता है। अगर वो नॉन सस्टेनेबल है तो या तो वो क्लोज किया जा सकता है या फिर उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो मॉडिफिकेशन करके उसको सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल बनाया जाएगा, और सस्टेनेबल अगर वो होगा तो आपका यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से आपका लागू कर दिया जाएगा और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इस तरीके से आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको, अब इसके साथ भी इश्यूज़ यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ये सारे जो 3 एक्शन मैंने यहाँ पर गिनाए, 1 2 3, इन 3 एक्शन की अगर हम बात करें तो ये टेम्पररी होंगे। जैसे ही आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लिया उसके बाद इन तीनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये एक इशू अपने आप में उभर के आता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, द डिटेल मैकेनिज्म टू अलाउ ऑपरेशन ऑफ परमिसिबल एंड सस्टेन प्रोजेक्ट इज़ नथिंग न्यू। तो ये सब जो काम यहाँ पर आप कर रहे हो ये कोई भी नया काम नहीं है। जो ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पर लॉन्च की गई थी उसके अंदर भी यही सारे काम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कुछ नया नहीं यहाँ पर हुआ है।
तीसरी चीज़ आपको पेनल्टी फॉर वायलेटिंग केसेस, अगर आपने केस वायलेट किया है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, तो ये पेनल्टी डिसाइड की जाएगी बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो अपने हिसाब से इस चीज़ को डिसाइड करेंगी। दो तरह के प्रोजेक्ट के लिए हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड जो कि बिल्कुल नए प्रोजेक्ट हैं, ब्राउनफील्ड जो कि पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और तो उसके अंदर आपको 1% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट उसकी पेनल्टी लगेगी। अगर आपका ब्राउनफील्ड है तो भी आपका कुछ ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो कितनी लगेगी नॉट इम्पोर्टेंट, बट देखिए कि 1% की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये चीज़, इसके साथ भी इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि किसी का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो क्या उसको पता नहीं होगा कि मुझे पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है। इसका मतलब है कि उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, वो भी जानबूझकर मतलब है कि वो आपका डेलिबरेटली रूल्स को लागू नहीं करवाना चाहता अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरी चीज़ आपको पता लगेगी कि 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर अगर हम देखें तो 1% के हिसाब से सिर्फ 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी यहाँ पर लगेगी, जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। ओके, दूसरी चीज़ आपको पता लगेगी कि द पेनल्टी इज़ मीगर, पेनल्टी बहुत कम है और ये पेनल्टी आपकी रिड्यूस भी की जा सकती है। जैसे आपका प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए का है तो उसको 50,000 करोड़ रुपए का ही यहाँ पर रहने दिया, सॉरी ये 100 करोड़ लिखा हुआ है तो इसको 50 करोड़ रुपए का ही रहने दिया जा सकता है, अगर आप इसको रिपोर्ट कर देते हो कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया था और अब मैं यहाँ पर इसका क्लियरेंस लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका 50 करोड़ का गिना जाएगा और उसके हिसाब से पेनल्टी 50 लाख ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा डिजिट में फंस मत जाना, यहाँ पर मैं भी हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी कि सच अ प्रोविज़न विल नेवर एक्ट डिटरेंस फॉर द वायलेशन। इन सब चीज़ों से आपका कोई भी तरह का वायलेशन रुकने वाला नहीं है, वो लोग पेनल्टी को पे करते रहेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो आपको 1% है ये आपको बढ़ाना चाहिए ताकि उन लोगों को लगे कि भाई बहुत पैसा चला जाएगा, इस वजह से चीज़ें स्मूथ चलें, ठीक है। तो ये तीनों इशू यहाँ पर थे और इन तीनों इशू में से आपको यही पॉइंट्स घुमा फिरा के याद रखने हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो ये सब आपका जो लॉन्च किया गया ये आ जाता है आपका मानक संचालन प्रक्रिया के अंदर, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। तीनों पॉइंट्स उनके अंदर क्या क्या किस तरीके से किया जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, और भी डिटेल में जा सकते थे बट कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।